Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप लोग जानते ही हैं 8 दिसंबर को आपका बिजनेस स्टडीज का होने वाला है एग्जाम टर्म 1 का एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो मैंने सोचा लास्ट मिनट पे क्यों ना मैं आप लोगों की थोड़ी सी प्रिपरेशन की चेकिंग कर लूं। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाए हैं 2 टेस्ट पेपर्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। उनका पीडीएफ्स आपने कम्युनिटी पोस्ट से ले लिया होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको टेस्ट पेपर नंबर 1 के सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस सब देने वाली हूं। सो किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है और आप जानना चाहते हैं आपने जो आंसर्स मार्क किए हैं वो सही थे या नहीं थे, तो आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। सो इसे ध्यान से देखिएगा और जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी डाउट्स हैं उनको वीडियो के थ्रू ही क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब और टाइम नहीं बचा है। पहले तो मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोल दूं, क्योंकि भैया एग्जाम में ज़्यादा दिन है नहीं और बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपरेशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, राइट। तो अच्छे से करिए, बहुत बढ़िया तरीके से करिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा आपका पेपर का एक्सपीरियंस क्या रहा। देखिए, इस टेस्ट पेपर का पहले मैं पैटर्न बता देती हूँ मैंने किस तरह से फिक्स किया था, क्योंकि आपका नॉर्मल एग्जाम भी 40 मार्क्स का आने वाला है जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने इस टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन ही रखे थे। इसके साथ इसमें मैंने असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड नॉर्मल एमसीक्यू तीनों का ही कॉम्बिनेशन डाला था, क्योंकि फाइनल पेपर में भी वही आने वाला है। तो आई होप आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल वे में पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से अटेम्प्ट किया होगा। और अब चेक कर लीजिए कितने मार्क्स आपको फाइनली मिल रहे हैं आउट ऑफ 40। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो था मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट, नीदर ए नॉर बी। ये आपसे पूछ रहे हैं मैनेजमेंट क्या है, क्या ये आर्ट है या ये साइंस है, या दोनों ही नहीं है या दोनों ही है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। हमने जब पढ़ा था ये चैप्टर तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट आर्ट तो बिल्कुल परफेक्ट वे में है, क्योंकि आर्ट की जो क्वालिफिकेशंस होती है तीनों की तीनों ये फुलफिल करता है। लेकिन जब साइंस की बात आती है तो एक आधी क्वालिफिकेशन साइंस की ये पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि इसका आंसर एन आर्ट होगा क्योंकि साइंस तो परफेक्ट वे में है नहीं। बट एट द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा है कि इट्स एन इन एग्जैक्ट साइंस, मतलब साइंस तो है लेकिन प्योर वाली नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है। सो ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर विल बी बोथ साइंस एंड आर्ट। मैं पूरा डिलीट करके आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। आंसर विल बी सी। सो जिस स्टूडेंट ने सी आंसर मार्क किया था, वेरी नाइस, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी कि इन एग्जैक्ट साइंस नहीं लिखा हुआ साइंस की जगह, तो ये गलत हो सकता है, तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, फाइनल पेपर में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इज सी। चलिए, लेट्स जंप टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर रोहित who was an employee in Z Cosmetics Limited was able to produce the goods in time but at higher cost. Mr. रोहित was, एक कोई मिस्टर रोहित हैं जिनको जो काम दिया गया है उन्होंने वो काम तो पूरा कर दिया है, लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट उन्होंने बढ़ा दी है। काम तो पूरा हुआ है लेकिन कॉस्ट बढ़ा दी है। तो ऐसे सिनेरियो में हम इन्हें क्या बोलेंगे? यहाँ पे आती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की कॉन्सेप्ट। सी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट में ज्यादा काम करके दिखाना, कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट जनरेट करना। यहाँ पे तो इन्होंने बिल्कुल उल्टा किया उसका, मतलब ये एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने क्या किया है, पूरा कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो ये इस काम तो पूरा कंप्लीट किया है, तो ये इफेक्टिव तो है। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट है क्योंकि टाइम मतलब कॉस्ट वो कम नहीं कर पाए, लेकिन काम कंप्लीट किया है, तो इफेक्टिवनेस बोलते हैं कि काम कंप्लीट करना जितना भी टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है उसके विद इन। सो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 2 का जिन्होंने भी सी मार्क किया है आंसर, वेरी नाइस, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और जिन्होंने ऊपर नीचे कोई भी आंसर और टिक किया है, आप ध्यान दीजिएगा, अपने फाइनल पेपर में ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है।
चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. इट सेज द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट इज इंटरप्रेटेड बाय डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल वाले जो पॉलिसीज बनाते हैं, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले उसे इंटरप्रेट करते हैं? इन्होंने बोला है टॉप लेवल वाले पॉलिसीज बनाते हैं, विच इज क्वाइट राइट. टॉप लेवल वाले ही तो पॉलिसीज बनाते हैं सारी एनवायरनमेंट को स्कैन करके, लेकिन उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है? बताइए कौन करता है? ये हमने हायरार्की पढ़ी थी, ठीक है, टॉप, मिडिल एंड देन लोअर. अब भैया टॉप लेवल वालों ने तो पॉलिसीज बना दी, इंटरप्रिटेशन थोड़ी ना वो करेंगे, तो फर्स्ट आंसर तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया. लोअर वाले तो वैसे ही मिडिल के थ्रू ही पूरी बातचीत करते हैं, तो वो कैसे टॉप लेवल वालों काम इमीडिएटली वो कर लेंगे? तो ये भी आंसर नहीं होगा. लोअर एंड ऑपरेशनल आर बोथ सेम, सो द करेक्ट आंसर विल बी मिडिल मैन. जो ये मिडिल वाले सेक्शन वाले जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, इनका काम होता है टॉप लेवल वाले बनाए गई पॉलिसीज को, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को इंटरप्रेट करके इम्प्लीमेंट करने का. सो इंटरप्रिटेशन किसका काम होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होगा. सो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है बी. ठीक है, तो बी जिसने मार्क किया है वेरी नाइस, जिसने नहीं किया है वो ध्यान से देख लें. ओके, सो अब आया है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन. देखिए आपके पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि असर्शन रीजनिंग का एक अलग से सेक्शन दे दिया जाए कि इस सेक्शन में सिर्फ आपको असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर हो सकता है वो सबको क्या कर दे, मतलब असॉर्टेड वे में कर दे कि कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है. दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा. असर्शन और रीजनिंग में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी. मैंने इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन कवर किए थे असर्शन रीजनिंग के. अभी आपके पास फिर भी समय है, वो 2.5-1 घंटे की वीडियो है या शायद 1.5-2 घंटे की. आप बस जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने मैक्सिमम असर्शन रीजन क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है. नहीं देखा तो देख लीजिए, देखा है तो वेरी नाइस, एक बार रिविजन के लिए स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लीजिएगा. अभी ये टाइम चल रहा है आपका कि फास्ट 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 जितना हो सकता है जल्दी 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 फिनिश करने की कोशिश करो हर चीज़, और रिविजन करो, जितना हो पाए उतना रिविजन करो. एक एनसीईआरटी की रीडिंग फट से और मार लो, क्योंकि पता है एनसीईआरटी से तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट. चलिए, सो असर्शन बोलता है द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड टू बी लिंक्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन. हर एक डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कोऑर्डिनेशन से मिला के चलने की जरूरत होती है, लिंक करके चलने की जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की मदद से. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, उस पर हम बात में आते हैं. रीजन में लिखा है स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया. स्पेशलिस्ट को ऐसा लगता है कि वो उतने क्वालिफाइड हैं कि वो इवैल्यूएट करें, जज करें और डिसाइड करें कोई भी चीज़ जो जितना उन्होंने प्रोफेशनल उसमें पढ़ा है. मतलब हर चीज़ को वो बिल्कुल प्रोफेशन के चीज़ों से रिलेट करके उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं. विच इज़ राइट और रॉन्ग, ये डिसाइड करना है. सो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से डिसाइड होते हैं? सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि असर्शन में जो बात लिखी है और रीजन में जो बात लिखी है, क्या वो दोनों बातें सही हैं? पहले तो यही पता लगाओ, क्या वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या उनमें से कोई स्टेटमेंट फॉल्स तो नहीं है. सो फर्स्ट आप ये देखेंगे दोनों जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी क्या वो सही हैं कि नहीं है. दैट विल बी योर फर्स्ट टास्क. जैसे वो टास्क कंप्लीट हुआ, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो अब आपका सेकंड काम शुरू होता है. अब आपको ये पहचानना है कि असर्शन में जो लाइन लिखी हुई है और रीजन में जो लाइन लिखी हुई है, क्या ये आपस में मैच करती हैं? क्या ये रीजन ऊपर दिए हुए फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में? इफ यस तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. इफ नहीं बता रहा बट दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीजन सही नहीं है ऊपर वाले फैक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए. और अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक सही और एक गलत होता है तो फिर ये नीचे वाले दो आंसर्स हो जाएंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर वाली स्टेटमेंट काइंड ऑफ करेक्ट ही है कि भैया हाँ, हर एक डिपार्टमेंट को हमें लिंक करने की जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की मदद से, तो ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड, स्पेशलिस्ट वाली जो स्टेटमेंट लिखी है वो भी सही है कि भैया हाँ, स्पेशलिस्ट यूजुअली अपने प्रोफेशनल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ का डिसीजन लेते हैं. बट आप मुझे बताओ ऊपर और नीचे लिखी हुई बातों में कोई लिंक है क्या? ऊपर दिए हुए फैक्ट को नीचे वाली स्टेटमेंट करे मतलब एक्सप्लेन कर पा रही है?
सो द आंसर विल बी नो, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. सो ऐसे सिनेरियो में हम आंसर कौन सा मार्क करेंगे? बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी. ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा बी. ठीक है, दिस वन. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन बी मतलब आर रीजन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ऊपर दिए हुए फैक्ट को. ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है? अच्छा ठीक है, अब जितने भी डाउट हैं वो इन्हीं सब वीडियोस के नीचे पूछो. मतलब अब पुरानी वीडियोस को छोड़ दो, उनके नीचे डाउट पूछना, क्योंकि मैं इंडिविजुअली इतनी सारी वीडियोस नहीं चेक कर पाऊंगी. देयर आर लाइक 500+ वीडियोस. सो अब आपको जितने भी डाउट हैं, ये टेस्ट पेपर और अभी करंट में जितने भी वीडियोस आने वाले हैं ना, उन्हीं के नीचे पूछना. मैं लेटेस्ट वीडियोस पे थोड़ा सा नजर रखूंगी और आपके डाउट्स एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी. अगर आपके डाउट्स भर के हैं तो आप एक काम कीजिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स की जो ईमेल आईडी है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मेल भेज दीजिएगा, मैं वहां से भी कोशिश करूंगी पढ़ने की. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ये है केस बेस्ड क्वेश्चंस. केस स्टडी दी हुई है यहाँ पे, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा होगा. केस स्टडी क्या है? सना इज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड. सना ब्रांच मैनेजर है एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की. द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं. किस चीज की? इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की. इट सेल फैब्रिक्स, furnishings, ready-mades and household items which are made out of traditional Indian fabrics. ये क्या क्या बेचती हैं? ये फैब्रिक्स बेचती हैं, फर्निशिंग्स बेचती हैं, रेडीमेड और हाउसहोल्ड आइटम्स बेचती हैं जो कि ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स से बना होता है. मतलब जो ऑथेंटिक इंडियन फैब्रिक्स होते हैं ना, उनकी मदद से जो बनाई जाती है चीज़ें, उन्हें बेचती है ये. सना डिसाइड्स क्वांटिटीज, वेराइटीज, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स. सना ही डिसाइड करती है कितनी क्वांटिटी में बनेगा, वेराइटी क्या होगी, कलर क्या क्या रहेगा, टेक्सचर क्या रहेगा. And then allocates resources for their purchase from different suppliers. और उसके बाद resources को allocate करती है ताकि purchases की जा सके properly हर बंदे के through. She appoints a team of designers. उनने appoint की team of designers and craft people in the company. इनने कुछ कुछ appointments की हैं, नए लोगों के designer hire किए हैं, craft persons hire किए हैं. Who developed some prints for bed covers in bright color on silk. जिन्होंने सिल्क के कपड़े पे बेड कवर्स डिजाइन किए हैं ब्राइट कलर में. Although the products looked very attractive and impressive, though the products बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत attractive दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. But वो kind of थोड़े से महंगे थे average customer को ध्यान में रखते हुए. Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions. Sana ने suggest किया कि ये silk bed covers को special festive occasions के लिए रखना चाहिए और cotton bed covers बनाए for regular basis. सो बेसिकली क्या हो रहा है, सना एक लड़की है जो इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को प्रमोट करना चाहती है. ये बेच रही है हैंड मतलब हाउस होल्ड चीज़ें, और वो भी इंडियन ऑथेंटिक जो फैब्रिक्स होते हैं उसमें. फिर इसने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए लोगों को हायर किया है जिन्होंने डिज़ाइनिंग किया. क्या डिज़ाइन किया है? सिल्क के मतलब सिल्क पे ब्राइट कलर्स को यूज़ करके इसने बेडशीट बनवाई हैं. बट वो बेडशीट बहुत सुंदर देख रही है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी महंगी भी है. एवरेज कस्टमर उसको नहीं खरीद सकता. तो सना ने ये बोला है कि एवरेज कस्टमर उसको नहीं खरीद पाएगा नॉर्मल वेयरिंग के लिए, नॉर्मल अपने बेड को वो करने के लिए. लेकिन होता है ना, दिवाली पे, होली पे, किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे हम अपने घर में बढ़िया बढ़िया बेडशीट, महंगी वाली बेडशीट डालते हैं. आपने अपने घर में भी देखा होगा, राइट? तो वही चीज़ हो रही है कि सना भी क्या कर रही है, ये बोल रही है कि एवरेज कस्टमर ये जो सिल्क वाली बेडशीट है ये कभी कभार डालने के लिए ले लेगा और रेगुलर बेसिस के लिए उनके लिए बेड मतलब कॉटन वाली अपन बेडशीट्स बना देते हैं. सो इस तरह से पूरी ये केस स्टडी दी हुई है. अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है, शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी हु डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क. Which function of management is highlighted in this context? ये बोल रहे हैं कि इसने टीम ऑफ डिजाइनर्स और क्राफ्ट पीपल को हायर किया है ताकि वो बेड कवर्स बना सके सिल्क पे. एंड इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको क्या समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट का कौन से वाला फंक्शन हाईलाइटेड है? कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है? सोच के देखिए क्या किया है, मतलब सोच के क्या देखना है. आपने आंसर किया हुआ है ना इसका, बताइए क्या है इसका आंसर. यहाँ पे वो
अपॉइंट कर रही है। ये वाला टास्क हम कौन से वाले फंक्शन में करते हैं? हम ये काम करते हैं स्टाफिंग में। सो जब भी हायरिंग की या फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स को नई वो सीट अलोकेट करने की, राइट पोजीशन देने की बात आती है तो वो हमेशा स्टाफिंग में आती है। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग कर रही है फिलहाल क्योंकि इसने हायर किया है लोगों को। ठीक है, अब इसी केस स्टडी पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते थे। अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज फॉलो की है जो मैंने पूरे 30 दिन चलाई थी अक्टूबर में, तो उसमें मैंने हर दिन आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए थे कि चलो देखो कितने क्वेश्चन तुमसे बन पाते हैं, कितने बन पाते हैं। और जिन्होंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उनको पता ही केस स्टडी क्या है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उनसे मिलती जुलती केस स्टडी है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहें तो वो टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब वो हार्डली 30-40 मिनट्स का एक वीडियो है, तो जितने लगा पाओ उतने लगाने की कोशिश करो। अभी तो फिलहाल तुम्हारे पास ये टाइम है कि तुम जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो ना, उतना विल बी गुड फॉर यू पीपल। चलिए, अच्छा हाँ, मैंने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एक वीडियो बनाई थी जो मैंने आपको अक्टूबर में ही दे दी थी। जिस इंसान ने नहीं देखी है वो भी जाके प्लीज देख लो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 में है, ए एंड बी बोथ गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली बट दे परफॉर्म डिफरेंटली। ए और जो बी हैं वो दोनों को ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग मिली है, लेकिन दोनों ही परफॉर्म डिफरेंटली करते हैं, मतलब दोनों ही परफॉर्म अलग तरीके से करते हैं। सो विच फीचर ऑफ आर्ट इज एसोसिएटेड विद द अबव लाइन? ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड कौन से वाला फीचर है आर्ट का? दोनों ने ट्रेनिंग सेम जगह से ली है लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है। कौन सा वाला फीचर है बताओ आर्ट का? आर्ट में पढ़ा था ना हमने कि हर इंसान चाहे डांस स्टेप सेम तरीके से सीखता है, लेकिन उसको परफॉर्म करने का उसका तरीका अलग होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ personalized application. So D will be the correct answer कि हर इंसान का कुछ भी ऐसा करने का तरीका पर्सनलाइज्ड वे से निकलता है। जैसे मैनेजर्स के बारे में बोला जाता है कि सारे मैनेजर्स सेम चीज़ सीखते हैं लेकिन हमेशा डिफरेंट वे में उसे परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्म करने का तरीका डिफरेंट होता है, हर इंसान अपना पर्सनल टच देता है उसमें। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स की चेकिंग हो जाती है कि भैया क्या आपकी उन कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं जबकि कॉलम 2 में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मतलब 3 में से एक ऑप्शन डिस्कार्ड करना होगा आपको, वो कोई काम का नहीं है आपका, और आपको मैच करना है कौन सा पॉइंट किसके साथ मैच कर रहा है। ये बोलते हैं क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो वक्त के साथ बदलती रहती है। ठीक है। सेकंड बोलते हैं इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मतलब कॉस्ट कम ज्यादा आउटपुट, वैसी वाली चीज। यहां हम पढ़ते हैं कौन सी चीज किससे रिलेट करिए। इट सेज द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। मैनेजर का टास्क क्या होता है कि उसको कॉस्ट कम करनी होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होती है। काइंड ऑफ ये एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं कर रहे, वही तो कर रहे हैं। मैनेजर क्या करता है? कॉस्ट को रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी को एक्सीड करता है। तो ऐसे में वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं छोड़ना है। नहीं देखिए वीडियो, जाके देख लो। नहीं पता है कॉन्सेप्ट, प्लीज सीख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं यहाँ से। सो बी को हम डायरेक्टली 1 से मैच कर रहे हैं। अब हमें ढूंढना है ए का आंसर कहाँ है। It says the job of manager is to give common direction to individual efforts. मैनेजर का जॉब क्या होता है? कॉमन डायरेक्शन देना इंडिविजुअल एफर्ट्स को, मतलब इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करके कॉमन तरीके की तरफ लेके जाना, कॉमन वे की तरह लेके जाना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके जाना। सेकेंड लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वर्क इन एन एनवायरमेंट विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। डायनामिक का मतलब क्या होता है? थिंग्स विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो ये डायनामिक के साथ मैच होगा। सो A 3 के साथ मैच हो गया, B 1 के साथ मैच हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो,
मैच द फॉलोइंग को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना। अगर तुम इन ऑप्शंस में पहले चले जाओगे ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले यहाँ मैच करके देखना तुम्हें क्या लग रहा है, कौन किसके साथ मैच होगा। उसके बाद जो तुम्हें आंसर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करना। पहले तो वो ऑप्शन ढूंढो जहां पे ए को हमने 3 के साथ मैच किया है। एक ही ऑप्शन है बी वाला, और बी को 1 के साथ मैच किया है, देख रहे हो। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। 7th का करेक्ट आंसर है बी। और याद रखो मैच द फॉलोइंग को हमेशा ऐसे ही आंसर करना है। पहले यहाँ पे आंसर करके देखना, मैच करके देखना, और उसके बाद आंसर्स में फाइंड करना उस चीज को। सो 7th आंसर इज बी। चलिए 8th अगेन आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी हम मैच करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है दोनों ही तरफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी। मतलब जिस भी इंसान के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो क्या करता है, वो मशीन्स और टूल्स को रेडी रखता है ताकि वर्कर्स आए और सीधा काम पे लग जाए। कीप्स चेक ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क। बी में दिया हुआ है एक ऐसा इंसान जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर नजर रखता है, इंस्पेक्ट करता है। टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये इंसान जो है ये मतलब ये देखता है कि हर एक काम अपना प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स। और ये जो लास्ट इंसान है ये क्या करता है, ये मशीन्स की वर्किंग के ऊपर नजर रखता है कि भैया वर्किंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। सो यहाँ पे जब हम मैच करेंगे तो देखो टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये तो स्पीड वाली बात हो गई। कीप चेक ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क, इंस्पेक्ट करना मतलब इंस्पेक्टर का काम होता है। इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स, मतलब रिपेयरिंग वगैरह और सब देखना, तो ये रिपेयर बॉस का काम होगा। और मशीन्स को रेडी रखना, टूल्स को रेडी रखना, ये तो हमने एमसीक्यू में भी बहुत बार पढ़ा है, ये गैंग बॉस का काम होता है। सो एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके थे इंडिविजुअली, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 4 चीजें दे गई है। अब आप ये समझो, अब आपको ऑप्शंस में से फाइंड करना है कि ए वाला 4th वाले से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है। तो पहले ही आपके ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट हो जाएंगे क्योंकि ए 4 से मैच ही नहीं कर रहा, तो ये दोनों ऑप्शन की तो गुंजाइश ही नहीं है कि ये करेक्ट होंगे। उसके बाद बी वाला ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, ऐसे कौन से में, दोनों में ही है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है। 3rd है टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क। सी को आई से कनेक्ट करना है, तो सी को आई से कनेक्ट किया, सी को सी से कनेक्ट किया, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। सो 8th का करेक्ट आंसर है क्या हमारा ए। क्यों? क्योंकि सारी चीजें मैच करती हुई इसी के अकॉर्डिंग ही है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट सेज प्रिंसिपल ऑफ डैश रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। कौन सा वाला प्रिंसिपल है जो गुड सुपीरियर्स चाहता है हर लेवल पे, ताकि क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स हो और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज का, मतलब जहां पे कोई इंसान कुछ गलती करता है तो उसको टाइमली पेनल्टी दे पाए और निर्दोष को पेनल्टी ना मिले। ये चीज कहाँ, कौन से वाले प्रिंसिपल में हमने इस चीज के बारे में बात की थी? ध्यान दीजिएगा, मैं जब एमसीक्यू पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था पेनल्टीज आए तो समझ जाना ये चीज कहाँ पे थी। ये चीज कहाँ थी बताइए? ये चीज थी डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में हम किसी भी इंसान को ढंग से रखने के लिए क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भैया वो पेनल्टी से मान जाए, मतलब गलती करे तो पेनल्टी लगा दो ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत ना करे। सो डिसिप्लिन विल बी द करेक्ट आंसर। तो 9th का करेक्ट आंसर है सी। आई होप आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया होगा। अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन से मर्ज करना है। सो फर्स्ट प्लानिंग, यहाँ आ जाते हैं हम। कंफर्म एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्लान्ड रिजल्ट्स, ये कौन से में होता है? ये तो कंट्रोलिंग होती है। इसमें हम एक्चुअल को किसके साथ, जो हमारा स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच करते हैं और डेविएशंस फाइंड करते हैं। तो डायरेक्टली 1 किससे कनेक्ट हो रहा है? ई से कनेक्ट हो रहा है। ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, ये कौन सी चीज है? ये प्लानिंग है। इसमें हम डिसाइड करते हैं, प्लानिंग के बारे में लिखते हैं ना हम ये लाइन कि भैया ये ब्रिज करता है गैप जहां हम खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, राइट? किससे? चीजें के बारे में सोच के। एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये कौन से उसमें होता है? ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में। फिर है राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये किस में होता है? ये होता है स्टाफिंग में। पुटिंग रिसोर्सेज इनटू एक्शन, किस में होता है? डायरेक्शन में। तो अब कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए कनेक्टेड हो किससे? 2 से। ए कनेक्टेड है 2 से, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी कनेक्टेड है 3 से, बी कनेक्टेड है 3 से, सी कनेक्टेड है
4 से, C कनेक्टेड है 4 से, D कनेक्टेड है 5 से, D कनेक्टेड है 5 से और E कनेक्टेड है 1 से। दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें सारे की सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रही हैं। सो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 10th का है C ऑप्शन। एक बार ध्यान से मतलब देखिएगा, मैच द फॉलोइंग में एक ही क्वेश्चन में आपसे 5 कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली जाती है, तो इन क्वेश्चंस को तो बहुत सीरियसली लिटरली लेके चलना। एक भी तुम्हारी गलती पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डैश एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उतने ज्यादा वैसे नहीं होते जैसे प्रिंसिपल ऑफ साइंस होते हैं। क्या प्रिंसिपल ऑफ साइंस कैसे होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है एनसीईआरटी से। 11th का करेक्ट आंसर क्या है? सी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, वेयरएज साइंस के प्रिंसिपल थोड़े से रिजिड होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन से वाला फंक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा परफॉर्म किया जाता है? मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं? एक तो वो लिंक बनते हैं किसके बीच में? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। दूसरी बात, वो टॉप लेवल की जो भी पॉलिसीज वो बनाते हैं उनको इंटरप्रेट करके इम्प्लीमेंटेशन करने का काम देते हैं नीचे वालों को। उसके अलावा जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स का देख रेख होता है वो कौन करते हैं? मिडिल लेवल वाले करते हैं। तो इनमें से देखो कौन कौन सी मैच करते हैं। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये काम तो टॉप लेवल वालों का होता है ना, वही स्कैन करते हैं एनवायरनमेंट को, तो दिस इज तो टॉप लेवल का काम। यहाँ पे तो हमें बात करनी है मिडिल लेवल के बारे में, तो पहले वाला तो आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी आउटपुट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, ये लोअर लेवल वाले करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, ये टॉप लेवल वाले करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, फाइनली आया वो काम जो कि मिडिल लेवल वाले करते हैं। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो हमने पढ़े हुए हैं, जब हायरार्की पढ़ी थी हमने सारे लेवल्स की, जब हम ट्रायंगुलर फिगर पढ़ा था तब हमने उनके फंक्शंस भी पढ़े थे। माइंड मैप में भी मैंने ये चीज़ कवर की है, माइंड मैप जिसमें मैंने 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ कवर की थी, देख लीजिएगा उसे भी अगर नहीं देखा है अभी तक तो। So next question है question number 13. It says one of the Fayol's principles point out that danger and cost of unnecessary labor turnover. Name the relevant principle. Labor turnover क्या होता है? फट 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 लेबर आती जाती रहती है। आज कोई किसी को हायर किया है, कल किसी को फायर किया, आज किसी को हायर किया, कल किसी को फायर किया, सेम वे में चीज़ें चल रही हैं। दिस इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। तो जब आप लेबर टर्नओवर नहीं करना चाहते हैं, जब आप सोचते हैं कि हाँ लेबर आपकी यहाँ पे टिकी रहे, तो आप कौन से वाले प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते हैं? आप प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ताकि आपके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर हैं, वो टिके रहें, स्टेबल रहें, आते जाते ना रहें। हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था, फ्योल भाई साहब का ये प्रिंसिपल है, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, क्योंकि सी में ही हम लेबर टर्नओवर की बात करते हैं। मैं जब आपको प्रिंसिपल्स बता रही थी तो मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स पे फोकस करने के लिए बोला था। जब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात आई थी तो ये लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर वर्ड आए थे, और मैंने बोला था ये कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, और ऐसे कीवर्ड्स को ही आपको कनेक्ट करना होता है, तभी आपके एमसीक्यूज के आंसर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगेन मैच द फॉलोइंग है। अब दो तरफ हैं और दोनों 4 ऑप्शंस हैं। बताइए, फर्स्ट लिखा हुआ है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, किसने दिया था? ये किसने दिया था? याद है ना, मैंने अल्फाबेट्स में सिखाया था, पहले आता है एस, एस के बाद आता है टी। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल किसने दिया था? टेलर भाई साहब ने दिया था। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट का आंसर 4 हो जाएगा। जनरल प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? ये दिए थे फ्योल भाई साहब ने। फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात किसने करी थी? ये की थी हमारे टेलर भाई साहब ने। ये इनकी एक टेक्निक है। टेलर भाई साहब ने 4 ही प्रिंसिपल्स दिए थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स दी थी, जिसमें से फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक टेक्निक थी। देन है रेस्ट इंटरवल इन जॉब। रेस्ट इंटरवल मतलब एक जॉब कभी आप किसी को करने के लिए बोलते तो उसमें बीच में गैप करवाते रहते हो, ताकि सामने वाले इंसान को रेस्ट मिल सके और वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके। ये कौन सी वाली स्टडी में हमने पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था फैटीग स्टडी में। सो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। सो ए आएगा 4 के साथ। पहले ऑप्शन देखो,
कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट वाला तो वैसे ही कट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन में ए को 4 के साथ कनेक्ट किया, बी होगा कनेक्ट 3 के साथ, बी इन दोनों में 3 के साथ कनेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गया। फंक्शनल फॉर्मेनशिप 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, और लास्ट वाला ए के साथ 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो डी भी कट जाएगा। देख लीजिए एक बार, आपके 14th क्वेश्चन का आंसर होगा सी। मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे। आई वांट टू सी कि इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन कितनी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करके तो ज़रूर बोलते हैं कि मैम हमारा BST तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट BST पेपर, बट आई वांट टू चेक द रियल परफॉर्मेंस। आप मुझे बताइए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इसमें 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं? चलिए नेक्स्ट अगेन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है हमारा। इट सेज employees deserve just and fair remuneration, but what is just and fair is determined by multiple factors. They include contribution of employees, paying capacity of employer, and also prevailing wage rate for the occupation under consideration. ये बोलते हैं कि हर इंसान बोलता है कि एम्प्लॉय को जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, मतलब उसको उसके काम के बदले में सही तरीके का पैसा देना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बट ये डिसाइड करना कि फेयर रेम्यूनरेशन क्या है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से काफ़ी सारे फैक्टर्स तो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। तो ये असर्शन की लाइन है। फिर है रीजन की लाइन, ये बोलते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है मैनेजर द्वारा, जब भी सिचुएशन डिमांड करे कि हाँ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए। सो ये स्टेटमेंट और ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है, पहले तो वही पता लगाओ, और अगर दोनों सही है तो क्या एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है वो पता लगाओ, एंड उसी के बेसिस पे आंसर आएगा कि बोथ ऊपर और नीचे वाली सिचुएशन, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई है दोनों की दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आपस में लिंकेज या आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हुई नहीं है। फर्स्ट वाला हमारा ये बिल्कुल सही है कि एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन फेयर देना चाहिए, और वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है कैलकुलेट करना, विच इज़ करेक्ट। सो स्टेटमेंट ट्रू है। ये भी ट्रू है कि हाँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और उसको मैनेजर की डिमांड के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत मोल्ड कर लेते हैं, तो ये भी ट्रू है। बट इन दोनों का क्या कोई लिंक है? नहीं है। सो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हमारे 15th का आंसर रहेगा बी। असर्शन रीजनिंग में बस आपको कॉन्फिडेंट होके जाना है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, असर्शन रीजनिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता, और उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होती है, बट उन्होंने दिमाग में ना खौआ बिठा लिया है कि भैया असर्शन रीजनिंग तो होगा ही नहीं अपन से, हम तो बने ही नहीं हैं इन क्वेश्चन के लिए, और उसके चलते हुए जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हैं उनका दिमाग एकदम क्लोज हो जाता है, एंड दे डोंट, मतलब उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। ऐसा मत सोचो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूरी है। बस आपको देखना है एक बार स्टेटमेंट, क्या आपने ऐसी स्टेटमेंट बुक में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, और स्टेटमेंट में हर वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स ना ट्विस्टेड हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आंसर चेंज हो सकता है। दैट्स इट। बस यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करेगा। जो बच्चे कॉन्फिडेंस दिखा देंगे ज़्यादा मार्क्स ले जाएंगे, फिर तुम पछताते रहोगे, इसलिए बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा और अच्छा आप स्कोर करोगे। So Krishna and Saroj are both qualified CAs and good friends. कृष्णा और सरोज दोनों ही qualified CAs हैं, मतलब दोनों ही CA बने हुए हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। After obtaining a certificate of practice, this is decided to pursue a career of their own choice. जब उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपना करियर चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। कृष्णा starts own practice in the city whereas सरोज joins a government company. कृष्णा ने खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी, मतलब अपना बिजनेस शुरू कर दिया कंसल्टेंसी का, जबकि सरोज ने गवर्नमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। दे मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम इन अ पार्टी, दोनों पार्टी में मिले बहुत समय बाद। कृष्णा ने इन्वाइट किया सरोज को कि आओ कभी मेरे ऑफिस पे, और सरोज ने बोला ज़रूर आऊँगी। शी ऑब्जर्व्स एट द ऑफिस, उसने ऑब्जर्व किया ऑफिस पे कि हर एक चीज़ की एक फिक्स जगह है, हर एक इंसान की भी एक फिक्स जगह है, ताकि कोई भी हिंड्रेंस ना आए ऑफिस की एक्टिविटीज़ में। ऑल्सो कृष्णा ऑल्सो ऑलवेज टेंड्स टू रिप्लेस आई विद वी, हमेशा कृष्णा क्या करता था, आई को रिप्लेस करता था वी से, कि वी आर लाइक वी आर स्ट्रॉन्ग और वी आर दिस वी आर दैट।
in all his conversation with the staff members. Later on, Krishna shared with her that he always deals with lazy staff sternly to send the message that everyone is equal in his eyes. प्लस वो मतलब लेजी स्टाफ को बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में बोलता था ताकि वो एक सिग्नल दे सके सबको कि उसके लिए सब एक बराबर हैं। सो बेसिकली दो दोस्त हैं जो दोनों ही सीए हैं और एक ने प्रैक्टिस शुरू की हुई है, एक जॉब करी है गवर्नमेंट कंपनी में, एक पार्टी में कहीं मिले हैं बहुत सालों बाद। तो प्रैक्टिस वाले ने बोला कभी मेरे ऑफिस आके देखो, और उसने बोला कि हाँ ठीक है आती हूँ। जब वो ऑफिस गई तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी वहाँ पे कि भैया हर एक चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह है, हर एक इंसान की एक पर्टिकुलर जगह है। जो चीज़ मतलब ये फाइल है तो वो वहाँ पे पड़ी हुई है, सबको पता है, ये चीज़ है तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, सबको पता है, ऐसा है। और एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। एंड एट द सेम टाइम वो सबको आई के साथ वी रिप्लेस, मतलब आई को रिप्लेस करता है वी के साथ कि भैया वी कैन डू इट, वी विल डू इट, वी हैव डन इट, ऐसा करके, ताकि सबको फील आए कि वी आर वर्किंग एज अ टीम। और एट द सेम टाइम वो सबके साथ बहुत इक्वली बिहेव करता है। ठीक है, दिस इज द केस स्टडी। Now the question that is asked here is, she observes at his office that there is a fixed place for everything and everyone has, and it is present that there that there is no hindrance in the activities of the office. Which principle of management highlighted in the above lines? Everything is placed at a right position and everyone can find that particular thing in that particular position. कौन सा वाला प्रिंसिपल है, कौन सा वाला प्रिंसिपल है, फटाफट बताओ। ये प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है भैया हर एक चीज़ की एक सिस्टमैटिक जगह होती है जिसको वहीं पे रखना चाहिए, हर एक पर्सन की एक सिस्टमैटिक प्लेस होनी चाहिए ताकि वो वहीं पे मिल सके, ताकि आपको कभी भी इधर उधर घूम के ना जाना पड़े। ठीक है, चलो। सो 16th का आंसर क्या है? 16th का आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगेन आई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शन टेक्निक से रिलेटेड है। कौन सी टेक्निक? जो कि हमारे टेलर भाई साहब ने दी थी। तो टेलर भाई साहब ने बहुत सारी टेक्निक्स दी हुई हैं जहाँ पे 4 मेंशन्ड है और स्टेटमेंट्स हैं। आपको टेक्निक्स को स्टेटमेंट से मैच करना है। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, सेकेंड है मेथड स्टडी, थर्ड है फटीग स्टडी, फोर्थ है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब यहाँ आता है तो यहाँ ये बोलते हैं वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था मेथड स्टडी में। टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, इसको मैं अभी स्किप करूंगी, उसका एक रीजन है। देन है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को मतलब सेपरेटेड रखना। टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, दिस एंड दिस, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। बट बात आती है आपके इनके ऊपर के 2 और 3 तो थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, जो कि एक्चुअली मुझे 1-2 बच्चों ने जैसे ही टेस्ट देखा और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मैम ये वाले क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी है, दैट्स द रीज़न आई स्किप्ड इट पहले। अब देखना स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलता है कि भैया आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है ताकि बाकी की जितनी भी प्रोडक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग हो सके, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो लिखी हुई है टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, आपने एक लेवल मेंटेन किया है मैन्युफैक्चरिंग चीज़ में, तो ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करें तो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इन्होंने याद हो अगर आपको फंक्शनल फॉर्मेनशिप में 2 इंचार्ज बनाए थे, वन वॉज प्लानिंग इंचार्ज, सेकेंड वन वॉज प्रोडक्शन इंचार्ज। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? प्लानिंग वाले में 4 लोग थे, प्रोडक्शन वाले में 4 लोग थे, टोटल 8 एक्सपर्ट्स हैं जिनके बारे में हम फंक्शनल फॉर्मेनशिप में बात करते हैं। सो ये इसके साथ मैच हो रहा है क्योंकि इसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को आप ऐसे मानो प्रोडक्शन दोनों को सेपरेट किया हुआ है। समझ में आया अब लिंक? हमने फंक्शनल फॉर्मेनशिप पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि भैया फंक्शनल फॉर्मेनशिप में जो ये भाई साहब थे टेलर भाई साहब, उन्होंने 8 एक्सपर्ट्स को फिक्स किया था 4-1 में 4-1 में, मतलब एक बनाया था प्लानिंग इंचार्ज वाला चीज़ और एक बनाया था प्रोडक्शन इंचार्ज वाला चीज़। तो 4 इसमें फिक्स किए थे, 4 इसमें, तो उसके बेसिस पे उन्होंने सेपरेशन किया है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो ऐसे मैच कर रहा हो, ए को 2 के साथ मैच करा रहा हो, सारों में ए को 2 के साथ मैच कराया हुआ है, बी को 1 के साथ मैच करा रहा हो, बी को 1 के साथ मैच करा, बी को किसी में भी 1 के साथ मैच नहीं करा। अब सी को 4 के साथ मैच किया हुआ है एंड डी को 3 के साथ मैच किया हुआ, मतलब डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं दिया, इसमें आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी बी, क्योंकि हर एक चीज़ मैच कर रही है उस आंसर की।
ठीक है, आया समझ? तो जिन भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी आप ध्यान से देख लो, फंक्शनल फॉर्मैनशिप वाले पॉइंट में आप बार बार मुझे बोल रहे थे दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो अब चलते हैं हम 18th क्वेश्चन पे, और ये बोलता है व्हेन अ सुपीरियर डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस टू रेज द सैलरी वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑन अचीवमेंट ऑफ टारगेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, इट इज वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल। जब एक सुपीरियर प्रॉमिस करता है कि वो सैलरी और वेजेस को इंक्रीज कर देगा, बट वर्कर्स अगर एफिशिएंसी अचीव करेंगे तो इफेक्टिवली अचीव करेंगे एफिशिएंसी को, तो और जब वो ऐसा कर लेता है तो अचीव मतलब वो बढ़ाता नहीं है सैलरी। मतलब किसी ने मुझसे फेक प्रॉमिस किया कि जब तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हें, जैसे मम्मी पापा करते हैं, मम्मी पापा आपको क्या करते हैं, तुम अच्छे मार्क्स ले आओ हम तुम्हें ये दिलवाएंगे, जब तुम अच्छे मार्क्स ले आते हो तो वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। वैसा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो कौन से वाले प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। वैसे तो इसमें और भी प्रिंसिपल आ सकते थे जिनका वायलेशन हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो इसमें आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। आपको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं मिल रही है जो कि आपको प्रॉमिस की गई थी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। 18th का करेक्ट आंसर क्या है? ए। 18 क्वेश्चन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। आई होप आपके आंसर ज़्यादातर सही निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जो तुम फेस करोगे इसमें और भी बड़े पैटर्न के होंगे, मतलब और भी हाई लेवल के होंगे। Okay, so it says investors, customers, competitors and suppliers come under dash forces. जनरल, स्पेसिफिक, जनरल एंड स्पेसिफिक, नन ऑफ द अबव। ये जो लोग लिखे हुए हैं ये कौन से फोर्सेस में आते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है, बताइए। स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं, जनरल में आते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक में आते हैं। तो ये सब आते हैं आपके स्पेसिफिक फोर्सेस में, क्योंकि ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इनसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं हम। जनरल में वो चीज़ें आती हैं जो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे में आपको वो करती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होती हैं वैसी। तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी बी। चलिए 20th क्वेश्चन में आ जाते हैं। इट सेज स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड्स टुवर्ड्स बिजनेस इज कॉल्ड डैश एनवायरनमेंट। मैंने आपको बोला था डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उस वाले टॉपिक को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, बस एक कीवर्ड था जो मैंने पढ़ाते हुए आपको बोला था याद रखना, और उस कीवर्ड से लिंक करना चीज़ों को। ये बोल रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की टुवर्ड्स एक स्पेसिफिक एटीट्यूड कौन से वाले एनवायरनमेंट का हिस्सा है? इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन होती है? पॉलिटिकल पार्टी। समझे? लॉ लिखा होता तो लीगल से एसोसिएटेड होता, लोगों के बारे में बात होती है सोशल से एसोसिएटेड होता, टेक के बारे में बात होती है टेक्नोलॉजिकल से एसोसिएटेड होता, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में बात हुई है तो पॉलिटिकल से एसोसिएटेड है, एंड दैट विल बी डी आंसर। 20th क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ठीक है, समझ आया ना? कीवर्ड क्या था? इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट को लिंक किया किससे? पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल फैक्टर बन गया वो। चलो एक और क्वेश्चन हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से, और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 5 डायमेंशंस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको अलग अलग डायमेंशंस लिखी हुई दिख रही है और वहाँ आपको एग्जाम्पल लिखे हुए दिख रहे हैं। आपको कनेक्ट करना है कौन से वाली चीज़ किससे एसोसिएटेड होगी। लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज किससे एसोसिएटेड होती हैं? लोगों से एसोसिएटेड होती है। और लोग किससे एसोसिएटेड होते हैं? सोशल एनवायरनमेंट से होते हैं। पेमेंट थ्रू ई वॉलेट्स, ई वॉलेट नया तरीका है, टेक्नोलॉजी की इजाद है, तो ये किससे कनेक्ट होगा? टेक्नोलॉजिकल से। राइज इन इन्फ्लेशन कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये इन्फ्लेशन तो तुमने पढ़ा कहाँ है? इकोनॉमिक्स में ही तो पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड होगा। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स बिजनेस, गवर्नमेंट वर्ड आ गया, पॉलिटिकल से। स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग लीगल से। आप ढूंढो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें ए कनेक्टेड हो 5 से, ए कनेक्टेड ऑफ 5 से एक ही है, बी कनेक्टेड है 4 से, बी कनेक्टेड है 4 से। अच्छा ये गलती बिल्कुल मत करना कि तुमने ए चेक कर लिया, ए किसी में भी 5 से कनेक्टेड नहीं है तो डायरेक्टली तुमने सी मार्क कर दिया। सारे ऑप्शन चेक करना, पेपर में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे ऐसी बचकांड हरकत वाली। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला है 1 से, थर्ड वाला है 1 से, फोर्थ वाला है 2 से, फोर्थ वाला है 2 से, फिफ्थ वाला है सी से। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगेन मैं बता दूं, डायमेंशंस वाला थोड़ा याद दिला दूं।
ई वॉलेट टेक से रिलेटेड चीज़ है तो टेक्नोलॉजिकल, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक्स, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज हमेशा सोशल फैक्टर से एसोसिएटेड होते हैं तो सोशल, गवर्नमेंट वर्ड आया तो पॉलिटिकल बिना देखे लगा देना, और स्टैट्यूटरी, लीगल, लॉ, रेगुलेशन, रूल्स, ये कुछ भी ऐसे वर्ड जाए तो लीगल लगा देना बिना सोचे समझे, मतलब थोड़ा बहुत तो सोच ही लेना बट स्टिल। ठीक है, तो ये हो गए आपके 21 क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। जिसने भी ये क्वेश्चन सही से मार्क किया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो अगेन मैच द फॉलोइंग, मतलब मुझे प्यार है मैच द फॉलोइंग से, लेकिन इतना भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन वैसा ही आ रहा है। एनीवेज 2 कॉलम्स हैं, 3 ऑप्शन है दोनों साइड। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डायरेक्टली लगा दूं ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ एनईबी, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ एनईपी। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनईपी क्या होता है। एनईपी का मतलब होता है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। सो इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसके बाद है एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन बैंक की एंट्री कैसे हो पाई? पहले तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, पहले तो बहुत सारी रेगुलेशंस लगती थी, थैंक्स टू लिबरलाइजेशन। सो दिस विल बी मर्ज्ड विद 2, दिस विल बी मर्ज्ड विद 3, 1 सी विल बी मर्ज्ड विद 1। अब इसमें ढूंढो कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन है। ए 3 के साथ मैच कर रहा है, ए 3 के साथ मैच कर रहा है, बी इज मैचिंग विद, नहीं सॉरी ए 2 के साथ मैच कर रहा है, ए 2 के साथ मैच कर रहा है, बी इज मैचिंग विद 3 एंड सी इज मैचिंग विद 1। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, सो 22nd क्वेश्चन का आंसर है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, एंड इट सेज turbulent market conditions, less brand loyalty, division and subdivision of market are just a few of the images to describe business environment. मार्केट कंडीशन हमेशा बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहना, ब्रांड लॉयल्टी कम होना लोगों की, डिवीजन और सब डिवीजन होना मार्केट का बहुत सारी चीज़ों में, ये एक ही तरह की पिक्चर है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ स्लो पेस। अब मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इज डायनामिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, where changes are taking place at a slow pace. Is this statement true or not? जल्दी बताओ। This statement is not true. क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है slow pace. No, it should be fast pace. When मैं अपने पिछले वाले assertion reasoning में आपको explanation दे रही थी कि भैया देखो assertion reasoning के दोनों ही statements को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, एक वर्ड से ही चीज़ें बदल सकती हैं। मैं इसी क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रही थी उस टाइम पे। यहाँ पे देखिए एक वर्ड ने जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया, समथिंग समथिंग, राइट? तो बस वही है, स्लो पेस नहीं फास्ट पेस आना चाहिए यहाँ पे आंसर। सो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ये ऑप्शन कौन सा है? सी वाला है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आपको आगे भी पहुंचा सकता है, पीछे भी ले जा सकता है, तो उस एक वर्ड पे जरूर फोकस कीजिएगा, स्लो पेस नहीं फास्ट पेस। Okay, again our case study based questions. It says the name and taste of Coca-Cola is known to almost each and every individual in India as well as throughout the world. Coca-Cola का नाम और टेस्ट सबको पता है, इंडिया की बात करो या वर्ल्ड की बात करो। This carbonated soft drinks hold the most market share in the soft drink market and got its a special seat in each and every gathering. ये जो ड्रिंक है बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, ज़्यादातर मार्केट भी इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, स्पेशल सीट भी है इसकी मार्केट में, और हर गैदरिंग में ये अपने लिए कोई ना कोई जगह बना ही लेता है। The Coca-Cola company has on occasion introduced other cola drinks under the Coke name. Coca-Cola company ने बहुत बार कोला ड्रिंक्स और मतलब बहुत और अलग किस्म की कोला ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस की हैं कोक के नाम के अंडर ही, जिसमें आती हैं डाइट कोक, कैफीन फ्री कोका कोला, डाइट कोक कैफीन फ्री, कोका कोला ज़ीरो शुगर, कोका कोला चेरी, कोका कोला वनीला और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। It has capitalized on each and every opportunity to market itself effectively and place itself in the middle of every gathering. इन्होंने हर एक अपॉर्चुनिटी को इतने अच्छे तरीके से समझा है मार्केट की कि एक भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं, जहां इनको मौका मिला टूट के पड़ गए और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया उन्होंने।
The main reason for such an outstanding placement of product goes to the way they have established the connection between every occasion and need for Coke to be present there, product design and creative advertising. ये बोलते हैं कि भैया इनका मेन रीज़न ऐसे प्लेसमेंट का ये है कि भैया इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि ये कोका कोला को एक इमोशन बना सके लोगों के लिए, ताकि वो कनेक्ट करवा सके लोगों, मतलब कनेक्ट करा सके इनके ड्रिंक से लोगों को इस तरीके से कि वो गैदरिंग ही उनको इनकम्प्लीट लगे। जैसे अभी कभी आप शादी पार्टी पे जाते हो, कोका कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती तो कैसे इनकम्प्लीट सा मिलता है, लगता है वैसा इन्होंने ये फील डलवाया है आपके अंदर। बचपन से ही हर गैदरिंग में अपने लिए स्पेशल प्लेस सिक्योर करके, छोटी सी बर्थडे पार्टी होती थी बचपन में जो फ्रेंड्स को बुला लेते थे, उसमें भी हम कोक और साथ में फ्रेंच फ्राइज या फिर वेफर्स ये सब देते थे। तो वहीं से चीज़ें बढ़ी हैं और आज इतनी इम्पोर्टेंट प्लेस इसने वो हो कर लिया हमारी लाइफ में। अब इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव गिवन केस आइडेंटिफाई वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ऑप्शन है enables a firm to identify opportunities in getting first mover advantage, सेकेंड है uncertainty, थर्ड है delay in action और फोर्थ है pervasive function। बस मुझे एक चीज़ करने दीजिए कि यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, दिस इज 24th क्वेश्चन। In the context of the above case, identify one valid importance of business environment। ऊपर वाले केस के बेसिस पे एक इम्पोर्टेंस का पॉइंट, एक वैलिड इम्पोर्टेंस का पॉइंट बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट का। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक लाइन लिखी हुई थी कि हर एक अपॉर्चुनिटी को मार्केट की इफेक्टिवली इन्होंने क्या किया है, कैपिटलाइज किया है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट पे अगर हम नज़र रखें तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल सकता है और हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमेशा बोलती हूँ कीवर्ड्स पे फोकस करा करो, एक कीवर्ड ने आपको फट से आंसर बता दिया, बाकी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो 24th क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। चलिए 25th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस टूर्स लिमिटेड इज अ ट्रैवल एजेंसी विच बुक्स एयर टिकट्स ऑन कमीशन बेसिस। ओके, लाइन रिपीट हुई है। It takes 2 days for express tours to get tickets from airport reservation counter and deliver the same to the customer. During the last 1 year, there has been drastic decrease in its business as most of the customers have shifted to another travel agency, Shiva Tours and Travels, which provides tickets within half an hour through internet. Identify the dimension of business environment that is being overlooked by Express Tours Limited. ये बोल रहे हैं कि भैया पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो ट्रैवल एजेंसी का काम कर रही थी, एक्सप्रेस टूर्स लिमिटेड। ज़्यादातर लोग उसके पास जाते थे, बट ये जब भी टिकट बुक कराती थी 2 दिन लगते थे लोगों के पास टिकट पहुंचने में। अब इनका कस्टमर बेस पूरा चला गया किसके पास, शिवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास। क्यों? क्योंकि वो आधे घंटे में टिकट पब्लिश करके प्रिंट करके दे देते हैं इंटरनेट की मदद से। बताओ कौन से वाले डायमेंशन के बारे में बात हो रही है? इंटरनेट इज व्हाट? टेक एडवांसमेंट। कौन से वाले उसके बारे में बात हो रही है? ए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है। सो आई होप आपने भी इसका आंसर ए मार्क किया होगा। 25th का आंसर है ए। Now let's move to next question. Next question है, dreams can be turned into reality only when managers think in advance what to do and how to do it. Identify the function of management indicated by the statement. कितना simple question है। The answer will be what? Planning. ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, सपनों को हकीकत में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। सो प्लानिंग विल बी द करेक्ट आंसर। 26 का आंसर है ए। आई होप आपने सही मार्क किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर manufacturing business. He sets the target of earning 20% profit on sales in the first year. He was very much concerned about the future prospect of the business, which were uncertain. For this, he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for wall-mounted coolers is increasing day by day. He used this information as the base for future planning. On the basis of the gathered information, he called a meeting in the following week to find new methods to achieve the objective. Identify the function of management involved in the above case. राहुल की स्टोरी दी हुई है कि उसने कूलर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका टारगेट है फर्स्ट ईयर में उसे 20% प्रॉफिट कमाना है। उसने पूरी रिसर्च की, उसको पता है कि मार्केट बहुत अनसर्टेन है,
ही गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पोटेंशियल मार्केट एंड एनालाइज, उसने गैदर की इन्फॉर्मेशन और उसने पता लगाया कि वॉल माउंटेड कूलर्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन. ही यूज दिस इन्फॉर्मेशन एज द बेस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, उसने प्लानिंग करने के लिए इसे बेस बनाया. वाओ, मतलब ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा. द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? प्लानिंग. पहले तो उसने टारगेट फिक्स कर लिया. कहाँ करते हैं वो टारगेट फिक्स? प्लानिंग में करते हैं. ऊपर से उन्होंने बकायदा लिख ही दिया कि बेस बना लिया फ्यूचर प्लानिंग के लिए. तो प्लानिंग वर्ड विल बी, प्लानिंग वाज द फंक्शन विच ही डिड इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी. तो 27 का आंसर क्या होगा? सी. कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता और आपको आंसर आ जाता है. 28th क्वेश्चन है, सन फार्मेसी प्लान टू सेल 1 crore Covicare tablets in a year. The company received good response from the market and sold 1.5 crore tablets in a year. Seeing the progress, the company decided to increase sales target to 2 crore tablets in a year. भैया ये बोल रहे हैं कि सन करोड़ ने 1 करोड़ टैबलेट बेचने का सपना देखा था और उनका डिमांड बहुत बढ़ता गया टैबलेट्स का, और एक्चुअली कितनी बिकी? 1.5 करोड़. तो अब कंपनी ने डिसाइड किया है नेक्स्ट टाइम के लिए सेल्स टारगेट क्या रखेंगे? 2 करोड़. बताइए which major benefit of planning has the company achieved? प्लानिंग से कौन से वाला बेनिफिट कंपनी ने अचीव किया है यहाँ पे? प्लानिंग provides direction, planning facilitates decision making, planning reduces the risk of uncertainty, या फिर प्लानिंग establishes standards for controlling? बताइए. प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है कि 1 करोड़ का सपना देखा था, 1.5 करोड़ की मेडिसिन बेच दी. तो मतलब सपना देखा, एक्चुअल रियलिटी बता रहे हैं. कौन से वाले फीचर के बारे में बात हो रही है? कंट्रोलिंग के बारे में बात हो रही है. किससे एफिलिएशन दिखा रहे हैं? उसका प्लानिंग से दिखा रहे हैं. सो प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. सो 28th का राइट आंसर है डी. किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट सेक्शन में अभी लिखो, मतलब कॉमेंट सेक्शन में अभी लिखो. अब आई डू नॉट वॉन्ट मेरा एक भी स्टूडेंट एक भी डाउट लेके अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाए. अभी आपके पास कायदे से देखा जाए तो 4 दिसंबर आज हो गई है, 5, 6, 7, 3 दिन बचे हैं. इन 3 दिनों को ऐसे यूटिलाइज करना है हमें कि भैया एक भी स्कोप ना बचे कुछ भी गलती करने का, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के जाने का या कोई भी डाउट रखने का. जितने डाउट्स है भर भर के लिखो, मैं सॉल्व करूंगी रात को चाहे जितनी मर्जी लेट हो जाए, लेकिन डाउट मत छोड़ना तुम. चलो 29th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. ये बोल रहा है एंटिसिपेट्स चेंजेस, प्लानिंग डिसाइड्स इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग एनकरेजेस न्यू आइडियाज. और इधर प्लानिंग से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. ओके, सो अब हमें मैच करना है. एंटिसिपेट चेंजेस, promotes innovation, risk reduces this. Planning decides in advance how work is to be done. Okay, establishes standards for controlling. Planning encourages new ideas. Planning decides in advance what is to be done. Anticipates changes. Okay, bro. चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब हल्का सा दिमाग लगाना था. रीजन बीइंग थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ था, बट द राइट वो यही रहेगा कि भैया न्यू आइडियाज मतलब इनोवेशन. इनोवेशन में क्या होता है, हम नए आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, तो इसको डायरेक्टली आप इससे वो कर देंगे. स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है कंट्रोलिंग के लिए, कौन करता है, प्लानिंग करता है, तो इसको इससे जोड़ देंगे. एडवांस में डिसाइड करना कैसे करना है, क्या करना है, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करना. एंटिसिपेट चेंजेस मतलब चेंजेस को पहले से ही एंटिसिपेट कर लो ताकि रिस्क की अनसर्टेनिटी क्या हो, थोड़ी सी रिड्यूस हो सके. सो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ऐसी चीज़ें मार्क की हो, ए को 2 के साथ, ए को 2 के साथ, बी को 4 के साथ, बी को 4 के साथ, सी को 1 के साथ, सी को 1 के साथ, डी को 3 के साथ. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. देख लीजिए एक बार, हल्का सा आपको बस दिमाग लगाना था, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगाना था वैसे देखा जाए तो 29th का आंसर आपका आ जाएगा बी. आई होप आपने भी यही मार्क किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th. ये बोलते हैं कंपटीशन इन द मार्केट कैन अपसेट फाइनेंशियल प्लान्स. मार्केट में जो कंपटीशन होता है कई बार वो आपके फाइनेंशियल प्लान्स को अपसेट कर देता है.
फिर है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिजिडिटी में लीड करती है समटाइम्स। देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट क्या एक स्टेटमेंट दूसरे की एक्सप्लेनेशन है? तो आंसर होगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह दोनों करेक्ट है, लेकिन अगर हम लिंक बिठाएं, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या आर ए को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी, तो इसको पढ़ लेते हैं हम। ये केस स्टडी है सिंप्लेक्स लिमिटेड के बारे में, और ये बोलते हैं सिंप्लेक्स लिमिटेड हैड बीन टेकन ओवर बाय मुंद्रा ग्रुप immediately following India's independence. Since then, it enjoys a rich record of industry presence and experience. In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussion before launching ERP system to attract large projects. ये बोलते हैं सिंप्लेक्स को मुंद्रा ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया था जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब से इसका बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री प्रेजेंस है, मतलब काफ़ी अच्छी कंसिडर की जाती है। 2005 में ये बढ़ाना चाहते थे अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री इंडस्ट्री को ग्रोथ एक्सेलरेट करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने लॉन्च किया ERP सिस्टम ताकि लार्ज प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। द मैनेजमेंट हैड डन इफेक्टिव फोकस एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस वेस्टेज। इन्होंने बहुत मेहनत लगाई है रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करने में ताकि वेस्टेज बिल्कुल कम हो जाए। फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैड लेड डाउन मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एडवर्स सिचुएशन। इसके लिए कंपनी ने बहुत बार मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शंस लिए हैं ताकि वो चैलेंजेस को एडवर्स सिचुएशंस में फेस कर सके, मीट कर सके। 2008 में कंपनी सफर्ड लॉस इन मेनी प्रोजेक्ट्स ड्यू टू ग्रेट रिसेशन डिस्पाइट टेकिंग मेनी कॉस्ट कटिंग मेजर्स। 2008 में इन्होंने बहुत कॉस्ट कटिंग करी, बट स्टिल ग्रेट रिसेशन की वजह से इनको काफी ज़्यादा बेयर करना पड़ा। द मैनेजमेंट हैड टेकन एटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम एंड टाइमली रिव्यू ऑफ द प्लान्स टू अचीव द सेट टारगेट ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा केयर से आउटकम को मतलब अच्छा करने की कोशिश की, रिव्यू करते रहे प्लान, बहुत सारी चीज़ें की। इन 2010 द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली विच सब्सिक्वेंटली हेल्प द कंपनी टू एग्जीक्यूट न्यूमरस प्रोजेक्ट्स। फाइनली 2010 में जो सिस्टम ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे एग्जीक्यूट करने का, वो एग्जीक्यूट हो गया और बहुत सारे न्यूमरस प्रोजेक्ट्स उनको मिले उसकी वजह से, और काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म कर पाए। सो दिस इज द केस स्टडी। आई एम श्योर आप पढ़ चुके होंगे पहले भी। अब क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। इन 2005 with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussion. What is the objective mentioned here according to the process stated here? ये बोलते हैं 2005 में कंपनी ने एक मतलब ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स और डिस्कशन किया। आप हमें बताइए कि ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट में, ऊपर दी हुई चीज में कौन से वाला ऑब्जेक्टिव मेंशन है? डेवलपिंग प्रेमाइसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लॉन्चिंग IT एनेबल सर्विस, कॉस्ट कटिंग, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंपनी क्या चाह रही थी? एक्सेलरेट करना चाह रही थी ग्रोथ, और ये सारी जितनी भी जिद्दोजहद ये कर रही है, क्यों कर रही थी? ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये बोलता है द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके सर का प्रेशर किसी और के सर पे डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 32 क्वेश्चन नंबर इज ए। अगर आपने मेरी MCQ सीरीज देखी है तो आपको पता है ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। अब तो आपको पहचान ही लेना चाहिए कि डेलीगेशन क्या होती है, जब हम मैनेजर के सर का प्रेशर किसी छोटे बंदे पे डाल देते हैं, सबऑर्डिनेट पे डाल देते हैं। Question 33. Ajanta Foods Limited is engaged in the trading of noodles. It has its registered office in Kolkata, manufacturing unit in Solan, and marketing department at Delhi. Which type of organizational structure the company should adopt to achieve its target? Ajanta Food Limited ट्रेडिंग करती है किसकी? नूडल्स की। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। इट हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कैलकटा। रजिस्टर्ड ऑफिस है इनका कैलकटा में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी सोलन में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इनका दिल्ली में, और ऑनर रह रहा होगा किसी बाहर के देश में। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनको किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अचीव मतलब वो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देखिए दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल वालों में नहीं आते। इसमें बेसिकली हमें इन दो ऑप्शन में से ही डिसाइड करना होता है क्या आंसर होगा।
अब आप देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बात हो रही, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बात हो रही है, दो अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात हो रही है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और है, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन ये कहीं और हो रहा है, मार्केटिंग फंक्शन ये कहीं और हो रहा है। तो ये मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सब क्या है? फंक्शंस हैं। और फंक्शंस के बेसिस पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, तो डिविजनल आंसर होगा। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे अलग अलग फंक्शंस लिखे हो, मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, दिस एंड दैट, तो ऐसे मानिएगा उसका आंसर फंक्शनल होगा। यूजुअली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एक काइंड ऑफ ऑप्शन होते हैं एक्स्ट्रा वाले सप्लीमेंट करने के लिए आंसर को, वो आंसर नहीं होते। यूजुअली आंसर इन दोनों में से ही हमें करना पड़ता है। और मैंने आपको ट्रिक बता दी है किस तरह से आप आंसर करेंगे अगर इस नेचर के क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए, सो द करेक्ट आंसर विल बी फंक्शनल। सी 33 का है राइट आंसर सी। अब हम आते हैं 34 पे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इससे क्वेश्चन ना पूछे तो भैया हमारी बुक कंप्लीट ही नहीं होती। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन द मैनेजरल पोजीशन। वाओ, अथॉरिटी का मतलब भी यही होता है, पावर होना ताकि वो डिसीजन ले सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। वाओ, बिल्कुल सही। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, बात ही खत्म हो जाती है, आगे का पढ़ेंगे ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू आंसरेबिलिटी। तो बिल्कुल सीध में दिए हुए आंसर 1, 2, 3। अब देखिए कौन से वाला आंसर सही है? 1, 2, 3। ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सामने ही दिया हुआ था हर पॉइंट का। तो 34 का राइट आंसर होगा ए। अगर आपने राइट आंसर सही से मार्क किया है, वेरी नाइस। नहीं किया है तो समझ लो, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद उसे अटेम्प्ट करो। 35th क्वेश्चन है, रवि रन्स अ लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अच्छा, मैं एक और चीज रिमाइंड करा दूं, एक टेस्ट पेपर और है जो आपको लगाना है। आई होप आपने उसका भी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है और आप उस क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं। उसका एक्सप्लेनेशन और उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल देने वाली हूँ 5 दिसंबर को। सो अपने तरफ से वो पेपर खुद अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। रवि runs a locks manufacturing factory. He manufactures locks used in houses. रवि एक लॉक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलाता है और घर में लॉक्स लगाने वाले चीजें बनाता है। He wants to expand his business. अभी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है। For this he wants to enter into manufacturing of locks for cars and motorcycles. अभी तक घरों में जो लॉक्स लगते हैं वो ये बनाता था, अब ये ऐसे लॉक्स बनाना चाह रहा है जो कि कार्स पे लगते हैं और ऐसे लॉक्स बनाना चाह रहा है जो कि मोटरसाइकिल पे लगते हैं। रवि 3 अलग अलग तरह के लॉक्स बनाएगा, बनाने के बारे में सोच रहा है। अभी फिलहाल वो एक ही टाइप का लॉक बनाता है, तो अभी फिलहाल ये एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। उसके बाद ये 2-3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहा है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आएगा? फंक्शनल आएगा क्या हम यहाँ पे फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं? नो, द आंसर विल बी डिविजनल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर वहां पे लगता है जहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे तो उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट रहता है। और अगर ज्यादा फंक्शंस रहते हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, दिस एंड दैट, तो उस टाइम पे फंक्शनल वाला सही रहता है। तो फंक्शन से रिलेटेड फंक्शनल और अलग अलग डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा डिवीजन। ऐसे याद कर लेना, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का ऊपर हिस्सा ले लो तो डी बन जाता है। तो प्रोडक्ट डिविजनल और वो हमारा फंक्शनल फंक्शन। याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक काम आए बस यूज कर लिया करो। सो 35th का राइट आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर, नॉट फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर नॉट फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलो, गलत मार्क्ड है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बी आंसर होगा इसका। 36 assertion और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इट सेज पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट कैन वर्क इन गुड कोऑर्डिनेशन। जो लोग एक सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं वो अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं।
Organizing promotes effective control and coordination within a department due to similarity of task performed. Organizing effective control promote करती है और coordination promote करती है एक department के within, क्योंकि सबका काम almost same nature का होता है, similar nature of work होता है, तो उसकी मतलब organizing इस तरह से करो department wise कि department में same nature का work हो तो उनके बीच में coordination ज़्यादा अच्छे से बैठ सके. और ऊपर वाला क्या बोल रहा था, सेम डिपार्टमेंट के लोग ज़्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन वो करते हैं. पहले तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? सो द राइट आंसर इज दोनों स्टेटमेंट सही हैं. क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है? बिल्कुल कर रही है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट द राइट आंसर विल बी ए. Both assertion and reason are correct, and assertion is the correct, reason is the correct explanation of assertion. सी ये बोल रहा है कि एक डिपार्टमेंट वाले लोग अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम कर सकते हैं, और दूसरा बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग हम अच्छे से करें, सेम डिपार्टमेंट मतलब सेम नेचर वाले लोगों को सेम डिपार्टमेंट में रख दे तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है. दोनों स्टेटमेंट सही है और ऊपर वाला एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पा रहा है, नीचे वाला अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है ऊपर वाले को. सो 36 का आंसर ए होगा. नाउ लेट्स जंप टू 37th क्वेश्चन. अब हमारे पास 13 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके बाद, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस है. देखिए एक भी क्वेश्चन में लेजी नहीं होना. यू डोंट हैव टू बी लाइक कि यार अब मैं थक गया, ब्रेक ले लेता हूँ. ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं पेपर को एंड हमें रॉक करके आना है अपने पेपर में. चलिए 37th क्वेश्चन बोलता है, इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशंस वैरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री दे इम्पैक्ट द सेंटिमेंट ऑफ एन इन्वेस्टर इन द बिजनेस. इफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन कॉज अनसर्टेनिटी एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. Which feature of business environment is being highlighted in the above statement? Even though the political condition हर कंट्री की वैरी करती है, लेकिन इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है. इफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन कॉज अनसर्टेनिटी एंड मेक इट डिफिकल्ट टू हिम. ओके, सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मत देखना, बार बार आपको पॉलिटिकल कंडीशन अलग अलग कंट्री की और लोगों के बारे में बात करी हुई है. तो अलग अलग जगहों की और अलग अलग जगह के लोगों की उस पर्टिकुलर मतलब किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग एफिलिएशन कैसे होते हैं उसके बारे में बात हो रही है. तो आपको बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला फीचर यहाँ पे हाईलाइटेड है. स्पेसिफिक इन जनरल फोर्सेस, डायनामिक नेचर, रिलेटिविटी या ऑल ऑफ द अबव? बताइए जल्दी से. द आंसर इज रिलेटिविटी, विच एक्सप्लेन्स कि हर एक पर्टिकुलर जगह का एक पर्टिकुलर सेटअप होता है जो उस पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग एसोसिएटेड होता है. तो दिस क्वेश्चंस आंसर विल बी रिलेटिविटी. 37th का राइट आंसर होगा सी. चलो अब ऐसी स्टेज आ गई है कि मैंने फंबल करना शुरू कर दिया है, जल्दी हम फिनिश करते हैं इसे. मैच द फॉलोइंग, अगेन मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं. कॉलम 1, कॉलम 2, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैच करने हैं. स्पेसिफाई व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू अचीव. व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू अचीव, ये हमारे गोल्स होते हैं. प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस, प्रीमिसी ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, मेंटल एक्सरसाइज लगती है. Assumption about future, developing premises. So 4 ऑप्शन चारों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं. अब यहाँ पे ऑप्शन ढूंढते हैं. ए वाला 3 से मैच कर रहा है, कौन से वाले ऑप्शन में कर रहा है? इस वाले में कर रहा है. बट ये देख के हम डायरेक्टली सी टिक नहीं कर देंगे, हम बाकी के भी चेक करेंगे. बी 4 के साथ, बी 4 के साथ, सी 2 के साथ, सी 2 के साथ, डी 1 के साथ, डी 1 के साथ. सी विल बी द करेक्ट आंसर. मैंने बोला ना मैच द फॉलोइंग अगर बनते हो ना आपसे तो बड़ा मजा आता है इनको सॉल्व करने में, और अगर नहीं बनते हो तो उतना ही रोना निकल जाता है ऐसे क्वेश्चंस में. बट आई एम श्योर मेरे स्टूडेंट्स का रोना नहीं निकलेगा किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक लेवल में आपको समझाया है. कोई भी कॉन्सेप्ट अभी भी आपको लग रही है कि हाँ हल्की फुल्की बची हुई है, नहीं हो पा रहा है, तो फट से जाके उनकी वीडियोस देख लो. और एक चीज़ और जो मैं पहले सरप्राइज रखना चाह रही थी बट बता देती हूँ, आपके पेपर के एक दिन पहले दैट इज 7 दिसंबर को मैं एक रिवीजन वाली वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए. काइंड ऑफ लाइव सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको जो जो टॉपिक्स जिस चैप्टर से आने वाले हैं, 5 चैप्टर से जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं बहुत ही ब्रीफ में एक बार दोबारा से समझाने वाली हूँ,
ताकि आपकी लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए, फटफट आप पढ़ के अपना पेपर वो कर ले। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम माइंड मैप बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अभी जल्दी में जो हो पा रहा है वो यही होगा कि लाइव सेशन हो जाएगा आपका, और सारे चैप्टर्स के जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे मैं एक बार फटफट आपको बता दूंगी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आप पूछ लेना वहीं पे ही, लाइव सेशन में ही, या फिर कमेंट में कहीं पे भी। 7 दिसंबर को रहेगी ये चीज़, आपके पेपर के जस्ट एक दिन पहले, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ रिफ्रेश्ड रहे आपके माइंड में, और 8th को आप बहुत अच्छा पेपर करके आओ। चलो, द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज प्लान इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट स्टेप जो प्लानिंग प्रोसेस में होता है वो होता है प्लान इम्प्लीमेंटेशन। सीरियसली, हमने तो फॉलो अप पढ़ा था, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। फॉल्स विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब 39th का आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या होता है? हमारा होता है फॉलो अप। और प्लानिंग प्रोसेस मैंने आपको बोली थी, बहुत अच्छे से पढ़ के जानिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहां से। चलिए, 40th क्वेश्चन, द ट्रेंड ऑफ योगा एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 रिलेट्स टू डैश एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। कोविड-19 के बाद ट्रेंड आ गया है योगा का। किसके बीच में आया है? लोगों के बीच में आया है। लोग कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड डायमेंशन कौन सी होती है? सोशल डायमेंशन होती है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 40th का करेक्ट आंसर है ए, सोशल डायमेंशन। ओके, अगेन एक मैच द फॉलोइंग, और ये भी डायमेंशन से ही रिलेटेड है। 5 अलग डायमेंशंस लिखी हुई हैं, यहाँ फीचर्स लिखे हुए हैं, हमें मैच करना है। ओके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल। यूज ऑफ मशीन लर्निंग इन बैंक्स, provision of long-term loan to builders at low rates of interest, individual freedom, social justice, equality and opportunity, introduction of new consumer protection law, Donald Trump withdraws membership from WHO. Okay, introduction of new consumer protection law, that is legal. ठीक है। अच्छा, एक और ट्रिक बता देती हूँ। बहुत बार ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स को सारी चीजें ना आती हूँ मैच द फॉलोइंग में, लेकिन 2-3 चीजें आती हैं। ऐसे टाइम में आप किस तरह से आंसर करेंगे? 4 से मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ सी वाला आता है, सी वाला 4 से कनेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ देखूंगी कोई ऐसा ऑप्शन है जो सी को 4 से कनेक्ट कर रहा हो, जो सी को 4 से कनेक्ट कर रहा हो। कौन से वाला ऑप्शन है? सिर्फ ये वाला ऑप्शन है। अब मैं इसके बाकी वाले ऑप्शन चेक करूंगी। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनको मैच द फॉलोइंग में सारे ऑप्शंस के राइट आंसर्स नहीं पता है। ऐसे में आप एक ट्रिक चल सकते हो जिससे आपका आंसर सही हो जाएगा। 5 में से एक तो आंसर पता होगा। फर्स्ट से आपको लीगल का पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, जब भी लॉ की बात आती है तो लीगल चीज होती है, तो लॉ इससे एसोसिएटेड है, तो सी का आंसर 4 है। यहां ढूंढना सी में किस किस का आंसर 4 है, सिर्फ एक ही का आंसर 4 है। सो अब बाकी इनके देखो, इसमें ए को 2 से मैच किया हुआ है। इकोनॉमिक, प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स टू बिल्डर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ यार, ये सारी चीजें तो अपन इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ठीक है, तो इसका ये भी ठीक हो गया। बी मैच कर रहा है 5th से। पॉलिटिकल, डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉज मेंबरशिप फ्रॉम WHO। डोनाल्ड ट्रंप कौन था? प्रेसिडेंट था, और प्रेसिडेंट बोले तो गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट बोले तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वेरी नाइस, ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा, तो ये भी ठीक हो गया, ये ठीक था ऑलरेडी। डी को आई से मैच कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल यूज ऑफ मशीन लर्निंग इन बैंक्स, मशीन के बारे में बात हुई है। मशीन किससे रिलेटेड होती है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। और लास्ट है हमारा ई 3rd से, सोशल, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, नाम ही आ रहा है सोशल, तो ये इससे कनेक्ट होगा। देखा कितना सिंप्लीफाई हो गया आपके लिए चीजें। बस एक भी ऑप्शन आपको पता हो, आपका आंसर सही हो जाएगा। घबराना मत कि नहीं है यार सारे तो आते नहीं है, एक से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वो एक चीज ही आपको कहीं ना कहीं सही आंसर दिलवा सकती है। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सो 41st का करेक्ट आंसर है बी। जिन जिन ने बी आंसर मार्क किया है, वेरी नाइस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। चलिए अब चलते हैं हम एक और केस स्टडी पे। इस केस स्टडी को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट सेज Infocom has diversified itself into several product lines. Infocom ने बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस बनाई हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। केस स्टडी जब भी पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा, हर एक अलग लाइन से अलग क्वेश्चन पिक किया जा सकता है।
Each subsidiary is self-sufficient with their own administrative function. हर subsidiary self-sufficient है उनके खुद के administrative function से, propagating the belief that people can assume the responsibility for effective implementation of their decisions and should be given autonomy. This has reduced the need for direct supervision by superiors. इसने direct supervision के scope को ख़त्म कर दिया है superiors के, और flexibility promote की है, initiative promote किया है, और fast decision making, मतलब decision making भी बहुत जल्दी होती है. The orders of the customers are never delayed. कभी भी customers के orders delayed नहीं होते as a result of good policy decision of top management, क्योंकि top management की good policy decision है. The philosophy of the top management awards greater autonomy to the lower level of management. Top level हमेशा क्या कोशिश करती है कि वो lower level को ज़्यादा freedom दे सके, autonomy दे सके. So this is the case study. अब इसके basis पे जो question पूछा है वो है identify a suitable framework for the company within which the managerial and operating tasks are to be performed. Again structure वाला question है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है structure वाले question बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, वो topic ही बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इससे आपको tricky question आ सकते हैं. यहाँ पे आंसर होगा आपका divisional structure. Why divisional structure? Because यहाँ पे clearly लिखा हुआ है Infocom ने several product lines खोली हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स. मैंने बताया था प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट और सॉरी डिविजनल, प्रोडक्ट्स डिविजन, ठीक है, तो ऐसे याद रखना. सो द करेक्ट आंसर विल बी डिविजनल स्ट्रक्चर बी. 42 का आंसर क्या होगा? बी होगा. चलिए एक और क्वेश्चन जो इसी केस स्टडी पे बेस्ड है वो ये है Identify the philosophy of the top management highlighted in the above case. Top management में कौन सी वाली philosophy adopt की है? हमने पढ़ी थी एक लाइन कि top management autonomy देने पे believe रखता है, मतलब freedom दे के रखता है lower section को. तो कौन सी वाली philosophy है? The philosophy is decentralization. जब आप powers लोगों के बीच में बांट के रखते हैं. अगर वही होता कि अपनी पावर्स की मतलब अपनी सरदर्दी किसी और को दी होती तो डेलीगेशन आता, सारी पावर्स टॉप लेवल वाले अपने पास रखते तो सेंट्रलाइजेशन आता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे पावर आपने सबको दे के रखी हुई है, सो राइट आंसर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44 और ये बोलता है द पैकेज ऑफ KRM रवा इडली मिक्स डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग इडलीज इन 3 easy steps. It also specifies its ingredients, instructions for storage and serving. The function performed by label in the above case is. एक पैकेज है रवा इडली का जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 3 इजी स्टेप्स में आप इडली कैसे बना सकते हैं. उसके अलावा इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, इसमें लिखा हुआ है कि इसको कैसे स्टोर करना है, इसको कैसे सर्व करना है, सब लिखा हुआ है. तो आपको ये बताना है, यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है ये लेबलिंग है क्योंकि लेबल में ही हम ये सब बनाते हैं. अब आपको ये बताना है कि कौन से वाला फंक्शन लेबल का यहाँ पे परफॉर्म किया गया है. डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, हेल्पिंग इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. बताइए. डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट, identification of the product or brand, helping in promotion of product, providing information required by law. Correct answer is describing the product and specify its content. Ingredients लिखे हुए हैं, instructions लिखी हुई हैं storage और self serving की, तो ऐसे में answer will be A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45. इसके बाद बस 5 और क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोगों के. डैश रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिकेशन व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट. आना चाहिए, मतलब बेसिकली बोल रहे हैं कि ऐसी कोई चीज बताओ जो प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीजें बनाए. हमें पता हो कि इसको इतनी लंबाई देनी है, इसको इतनी चौड़ाई देनी है, इसको ऐसे बनाना है, इसको वैसे बनाना है. ऐसी चीज क्या होती है बिना कुछ सोचे? स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन में हमेशा हम एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा 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 ये करना है, तुम उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करते हो फिर. सो स्टैंडर्डाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर. 45th का राइट आंसर है ए. Now let's move to 46th question. It says Ishita has suffering from hair loss problem. She wanted hair oil which would help her with this problem. She went to a departmental store and picked up Sun's hair grow oil with the tagline भूलो बालों का गिरना. Okay, sorry.
सो भैया इस लड़की को, जिसका नाम है इशिता, इसको वही प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लड़कियों को होती है, हेयर फॉल की। हर अगली लड़की कैन अग्री टू दिस थिंग। सो इशिता को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो ये गई एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे और इसने सन्स हेयर ग्रो ऑयल उठाया, जिस पे टैगलाइन लिखी हुई थी, भूलो बालों का गिरना भूल जाओ। Then she read the price, read the instructions for use. उसने प्राइस रीड किया, मेरे को लगा था अगली लाइन होगी देन उसने वापस रख दिया वो जब प्राइस रीड किया तो, बट देन नहीं, उसने इंस्ट्रक्शंस यूज़ करने की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, एक्सपायरी डेट पढ़ी और बाकी की डिटेल्स पढ़ी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स परफॉर्म्ड बाय ऑयल सेलिंग कंपनी। कौन से वाला प्रोडक्ट मिक्स का एलिमेंट है जो ऑयल सेलिंग कंपनी ने परफॉर्म किया? ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग। जल्दी बताओ। ये गई, इसने प्रोडक्ट देखा, उठाया, इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, ये पढ़ा, वो पढ़ा, टैगलाइन पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। उसके बाद शी इज़ अबाउट टू टेक द डिसीजन, बट आपको ये बताना है कि भैया हेयर ऑयल कंपनी ने कौन से वाला दिस प्रोडक्ट मिक्स फॉलो किया है, उसका कौन से वाला एलिमेंट फॉलो किया है। साफ समझ में आ रहा है? लेबलिंग करा है, क्योंकि लेबलिंग में ही तो ये सारी ऑप्शंस आती हैं कि आप प्रोडक्ट के ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, आप सारी चीज़ें लिखते हो, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लेबलिंग ओनली। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये। इट सेज कंपनीज शुड मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, टेरिटरीज, कस्टमर ग्रुप्स, सेगमेंट्स, ट्रेड चैनल्स एंड ऑर्डर साइजेस। कंपनीज को मेजर करना चाहिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके प्रोडक्ट्स की, टेरिटरीज कहाँ कहाँ उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कस्टमर ग्रुप्स कौन से हैं जो उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कौन से सेगमेंट्स को वो टच करते हैं, ट्रेड चैनल्स उनके क्या हैं और ऑर्डर साइजेस उनके पास क्या आते हैं। इन सारी चीज़ों पे कंपनी को पकड़ बनाए रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी कि हवा में चल रही हैं, आपको हमेशा देखना है, मेजर करते रहना है। Measure of profitability helps companies determine whether to expand, reduce or eliminate any product or marketing activities to ensure profitability control. अगर हम हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं तो हमें ये पता होता है, मतलब कंपनी अगर ऊपर वाली चीज़ों पे नज़र रखती है तो उसको ये पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। कौन सा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा तो उसको डिसकंटिन्यू करोगे। तो जितने भी रेलिवेंट डिसीजंस होते हैं वो उन्हीं सब मेजर्स के ऊपर लेते हैं जो कि ऊपर हमने बनाने के बारे में बात करी है। सो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है असर्शन और रीजनिंग में राइट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो दिया गया है बी में, मतलब रीजन में जो दिया हुआ है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे ये दिया हुआ है कि अगर हम ऊपर दिए हुए मेजर्स पे थोड़े से नज़र रखते हैं तो हम अपने डिसीजन मेकिंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग अगर उसके अकॉर्डिंग हुई थी, ऊपर वाला काम इंपॉर्टेंट है ना, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें है एक केस स्टडी। केस स्टडी है शाह लिमिटेड की एंड इट सेज शाह लिमिटेड स्टार्टेड द प्रोडक्ट ऑफरिंग विद एसीज। शाह लिमिटेड ने प्रोडक्ट ऑफर करना शुरू किया एसीज के साथ। दे हैव नाउ स्टार्टेड टू सेल द अप्लायंसेस एज वेल एज इंक्लूडिंग ऑडियो सिस्टम्स। उन्होंने बहुत सारे अप्लायंसेस बेचना शुरू कर दिए जिसमें ऑडियो सिस्टम, टीवीज, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर सब आते हैं। The company also handles complaints and offer after sale services. कंपनी बहुत बार कंप्लेंट्स भी मतलब हैंडल करती है और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देती है कि सामान बिकने के बाद भी कुछ सर्विसेज दे रही है लोगों को। बट लेटर ऑन इट somehow ignored आफ्टर सेल सर्विसेज लीडिंग टू अ टार्निश्ड इमेज ऑफ द कंपनी। बट कुछ टाइम बाद इनमें थोड़ा घमंड आ गया, इनकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही थी, तो इन्होंने बोला अब आफ्टर सेल सर्विसेज कैंसिल, छोड़ो उन्हें, हमारा ऑलरेडी ब्रांड बन गया, अब लोग हमसे ही खरीदते हैं, तो आफ्टर सेल सर्विसेज देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये उल्टा गेम पड़ गया इनके ऊपर, क्योंकि इनकी इमेज जो थी पहले जो बहुत अच्छी जा रही थी कि ये तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं, ऐसा भी करते हैं, वैसा भी करते हैं, वो एकदम से बेकार होने लग गई। The top management quickly took the rectifying measures and protected as well as promoted the favorable image in the eyes of public. टॉप मैनेजमेंट ने क्विकली रेक्टिफाइंग मेजर्स लिए और हर वो मुमकिन कोशिश की जिसमें वो पब्लिक की नज़रों में फिर से बढ़ सकते थे। द कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग मिक्सर ग्राइंडर्स। कंपनी ने मिक्सर ग्राइंडर्स भी बेचना शुरू कर दिया। टू इंश्योर बेटर प्रोटेक्शन दीज मिक्सर्स वर पैक्ड इन अ ट्रांसपेरेंट पॉली बैग। ज़्यादा अच्छा वो देने के लिए उन्होंने क्या किया, पॉली बैग ट्रांसपेरेंट रखे, देवर केप्ट इन अ कलर्ड कार्ड, और उसके बाद उसको कलर्ड कार्डबोर्ड में रख लिया। मतलब पहले तो ट्रांसपेरेंट पैकेजेस से उसको बांधा और उसके बाद उसको कलर्ड पैकेज उसमें कार्टन्स में रख दिया। All the packaging of all the products of the company has following details: price, method of use, caution, manufacturer's address, a yellow square with a blue circle outside. सब पैकेजेस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है।
नाउ आपका जो क्वेश्चन है वो यही ये, Which element of marketing mix is highlighted in the lines? लाइन दी हुई है आपको केस स्टडी से, ज़्यादातर केस स्टडी ऐसे ही आता है कि केस स्टडी से उठा के आपको एक लाइन देते हैं और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बोल रहे हैं मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट का कौन सा वाला हिस्सा हाईलाइट हुआ है इस लाइन में, जिस लाइन में लिखा हुआ था कि इन्होंने एसी से शुरुआत की और अब तो ये बहुत सारे अप्लाइंसेस बेचते हैं, कंप्लेंट्स भी लेते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। बताइए यहाँ पे ज़्यादातर बातें हो रही हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मार्केटिंग मिक्स कौन सा होगा, कौन सा होगा? ऑब्वियसली प्रोडक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जिन भी प्रोडक्ट्स का नाम लिखा, जिन भी चीज़ों का नाम लिखा है वो किस उसमें आता है, वो प्रोडक्ट में आता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट, मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट मिक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 48 का राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए let's move to next question, 49th question, बहुत simple question है। It says human resource department of any organization has to ensure the adequate number of employees available throughout the organization. At which level a human resource manager works? ऊपर वाली लाइन बकवास है, आपका मेन का जो मुद्दा है वो है ये कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन से लेवल पे आता है। मैंने आपको रटवाया हुआ है, हर नेचर का मैनेजर कहाँ आता है? एम मिडिल में, मैनेजर बोले तो मिडिल लेवल, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो 49 का बी आंसर है। इसमें तो कभी गलती मत करके आना। ज़्यादातर मैनेजर्स, जो भी जनरल मैनेजर को छोड़ के ज़्यादातर मैनेजर्स जो होते हैं वो सारे के सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। चलिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है, जल्दी से इसको भी आंसर करो और खत्म करो। मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप अप विद द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। मैनेजर्स को कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि वो चेंज सर्कमस्टांसेस में कोप अप कर सके। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग की वजह से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है क्योंकि सब कुछ पहले से ही छपा छपाया होता है, ऐसे करना वैसे करना, तो वो अपना दिमाग नहीं अप्लाई करते हैं। देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ऊपर वाली लाइन भी सही है कि फ्लेक्सिबिलिटी देने की जरूरत है क्योंकि सिचुएशन बेस्ड चीजें होती है, तो यू कांट बी लाइक हार्ड एंड वो चलेगा हार्ड एंड फास्ट रूल कि भैया यही है तो यही है, पत्थर की लकीर नहीं चल सकती, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जरूरी है। प्लानिंग क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, बिल्कुल अग्री करता है। तो दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या है? ट्रू है। बट क्या सेकंड वाली रीजन वाली ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड दैट्स इट। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप ये 50 क्वेश्चंस आपके 45 से अबव तो मार्क्स आए ही होंगे। 45 से ज़्यादा तो तुम्हारे सही आंसर्स गए ही होंगे। वैसे तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी नहीं है, बट हम इस टेस्ट में कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे हर क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो अभी फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, लाइव चैट में मत बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 50, तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही गए हैं, फटाफट बताओ। और जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, जस्ट राइट इट डाउन, ताकि 7th को जो मैं लाइव लेने के बारे में सोच रही हूँ उसमें मैं आपके सारे डाउट्स एंटरटेन कर सकूँ जो भी आपने इन डेज में मुझसे पूछे हैं। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपको प्रूव करना है कि आपकी टर्म 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो इसके लिए जुट जाओ। बिल्कुल 4-5 दिन है, अच्छे से मेहनत करके दिखा दो और बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हर जगह प्रेजेंट है, सो मैं उसे फिलहाल रिपीट नहीं कर रही हूँ, वो हम नॉर्मल वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा स्कोर करना है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पेपर देना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।